हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट थ्योरी पहले हम इसको पढ़ेंगे नहीं, पहले खुद सोचते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर क्या रहा है क्रिएटिविटी। अगर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए, इन्वेस्टमेंट से आपको पता चलता है स्टॉक्स के बारे में कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, जो क्रिएटिव या फिर जो इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा स्टॉक्स के बारे में जानकारी रखते होंगे, वो जब स्टॉक्स के या फिर मार्केट प्राइस नीचे गिर रहा होगा तो वहां पर उन शेयर को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। और जैसे ही जब मार्केट प्राइस या फिर शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होकर उसको क्या कर देते हैं, सेल पर कर देते हैं, जब वो अपने पीक पर हो या फिर पीक से थोड़ा पहले। यानी कि परचेज हमने करा है एक स्टॉक को 4 रुपए में और सेल कर दिया है 7 रुपए में, मैं मान लेता हूं, तो हमें फायदा कितने का हुआ, 3 रुपए का फायदा हुआ। अगर मेरे पे 100 स्टॉक्स हैं तो 300 रुपए हो गए, और अगर मेरे पे 1 लाख शेयर हैं तो मेरे पे 3 लाख रुपए का क्या होगा, नॉर्मली फायदा होगा। अब इसको यहीं पर ही देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी। तो इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं क्रिएटिविटी में, लेकिन किस चीज के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिएटिविटी पर। ये थ्योरी आपकी स्टर्नबर्ग और लुबर्ट ने 1965 में दी गई थी। इस थ्योरी का कहना था क्या कि इंडिविजुअल या फिर जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो जब किसी का प्राइस लो जाता है वहां पर खरीद लेते हैं, और सेलिंग हाई यानी कि जैसे ही वो उसका प्राइस इंक्रीज होने लग जाता है, क्रिएटिव या फिर इंटेलिजेंट लोग उसको क्या कर देते हैं, उसे वहां पर बेच देते हैं। ऑल्सो क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट आर नॉट सेम। ओके, अब देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। देखिए, Sternberg and Lubert 1965 constructed their investment theory of the creativity to explain why some people are more creative and some are not। क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ बहुत कम होते हैं। अब ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होगा उसे पता होगा कि मेरे को कौन से आइडिया में इन्वेस्ट करना है, और जो नॉन क्रिएटिव या फिर जो क्रिएटिव इतना नहीं होगा उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे को कौन से आइडिया में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं। इस थ्योरी को अगर आप देखा जाए, दिस थ्योरी नेम आफ्टर द आइडिया दैट क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द आइडियाज। उनके पास क्या होती है, क्रिएटिव इंडिविजुअल के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके आइडियाज के अंदर। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी इज बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, कि आपको जब कम हो शेयर मार्केट या फिर आइडियाज की वैल्यू ना हो तब उस चीज को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, और जैसे ही उसकी आइडियाज की इन्वेस्टमेंट करके वो आइडियाज ऊपर चले जाए तो उसे क्या कर दें, सेल कर दें। क्रिएटिव पीपल जनरेट आइडिया दैट आर लाइक अंडर वैल्यू स्टॉक। अब देखिए, यहां पर क्रिएटिविटी को बिल्कुल हम क्या जाते जा रहे हैं, डीप में जाते जा रहे हैं, कि उन्होंने कहा है जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, आपको सबको पता है कि वो क्या करते हैं, जनरेट आइडिया करते हैं, जो कि एक अंडर वैल्यू स्टॉक्स की तरह होते हैं जिसे कोई नहीं जानता। लोगों को तब पता चलता है उस आइडिया या फिर उस स्टॉक्स के बारे में जब उसके रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से वो आइडिया जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तब लोगों को पता चलता है। जैसे आप फेसबुक ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं। जब वो चीजें छोटी थी तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो इतनी बड़ी चीज बन गई तब तक क्या था, लोग उससे दूर हो चुके थे, उसके रेट काफी हाई हो चुके थे। अब इन्होंने इसके साथ साथ ये कहा कि क्रिएटिविटी रिक्वायर्स ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 6 डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज, की 6 अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। कौन कौन से 6 रिसोर्सेज हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की इंटेलेक्चुअल स्किल्स के लिए। अब इंटेलेक्चुअल स्किल्स में डेफिनेटली क्या आता है, आपकी नॉलेज आती है, बट इन्होंने कहा कि नॉलेज नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। जरूरी नहीं है अगर एक इंडिविजुअल के पास नॉलेज है तो वो क्रिएटिव भी हो। जैसे आपके पास स्टॉक्स की नॉलेज है, बट दैट डज नॉट मीन्स कि आप हर एक स्टॉक्स के बारे में सही तरीके से बता सकते हैं, या फिर आपको ये नहीं पता है उस स्टॉक्स के बारे में कि कब मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कब मुझे यहाँ से पैसा निकालना है। तो उन्होंने यही कहा कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो ठीक है, इट्स ए नॉलेज, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द क्रिएटिविटी। और इसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और आपका क्रिएटिव। अगर आपने स्टर्नबर्ग की थ्योरी पढ़ी हो
तो वहां पर स्टेनबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी में भी उन्होंने 3 पार्ट्स की बात करी थी, ACP, दैट इज एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। सेम वहां पर भी यही चीज है, यहां पर भी यही चीज है। यहां पर क्रिएटिव की जगह इन्होंने वर्ड यूज करा सिंथेसिस। क्रिएटिव की जगह यहां पर क्या यूज करा है इन्होंने, सिंथेसिस। तो चाहे आप सिंथेसिस लिख दीजिए, चाहे आप क्रिएटिव लिख दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग। अब देखिए एनालिटिकल में क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, एनालिटिकल में यहां पर बात करी कि उसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होगा उसे पता होगा कि उस आइडिया की कीमत क्या है, व्हाट आर द वर्थ ऑफ दैट वन आइडिया, कि इस आइडिया की कीमत क्या है। प्रैक्टिकल मींस वो उस आइडिया को कितनी जल्दी सेल कर सकता है दूसरे इंडिविजुअल को, कि आप हमारे आइडिया में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। और क्रिएटिव मींस या फिर सिंथेसिस मींस कि वो कितने डिफरेंट और यूनिक आइडियाज को जनरेट कर सकता है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इंटेलेक्चुअल स्किल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ACP, ओके, या फिर CAP, कैप से भी आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो उनका कॉन्फ्लुएंस था या रिसोर्सेस था उसकी बात करी, वो है आपका नॉलेज। अब देखिए नॉलेज जो रहती है वो एक तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपको कितनी नॉलेज है अपनी फील्ड के अंदर। जितनी ज्यादा नॉलेज रहेगी उतना ज्यादा आपके ऊपर क्या रहेगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। बट नॉलेज जो होती है वो आपकी एक तरीके से क्रिएटिविटी को रोकती भी है। क्यों? कई इंडिविजुअल आपने देखे होंगे कि जैसे उनके पास नॉलेज होते हैं दे विल बी लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से नॉलेज आपको कहीं ना कहीं मेंटल फिक्सनेस के लिए भी काम करती है, अगर आपने पढ़ रखा होगा कि नहीं इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता है। बिकॉज नॉलेज क्या है, जो चीज आपने पढ़ रखी है, और क्रिएटिविटी क्या होती है कि जो आपने नहीं भी पढ़ रखा है उसके बियॉन्ड सोचना। तो नॉलेज दोनों तरीके से काम करती है, वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा भी सकती है और आपकी क्रिएटिविटी को रोक भी सकती है, हिंडर भी कर सकती है। यहीं पर ही हमने ये लिख रखा है कि एडुकेट बैकग्राउंड एंड नॉलेज अबाउट द डोमेन इन विच वन इज वर्किंग विच अलाउ द जनरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट आइडियाज। ये आपका पॉजिटिव में हो गया कि जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतनी ज्यादा आप आइडिया को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉलेज आपको दूसरे आइडियाज को सोचने के लिए बिल्कुल क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है कि नहीं इट मे पॉसिबल कि ऐसे ना हो। तो नॉलेज कैन हेल्प और इट कैन हिंडर योर क्रिएटिविटी। थर्ड पॉइंट यहां पर आया है थिंकिंग स्टाइल का। थिंकिंग स्टाइल क्या रहता है, प्रेफरेंस फॉर थिंकिंग इन ए नॉवल एंड अ डिफरेंट वे, कि आप अच्छे अच्छे आइडियाज को और कितने डिफरेंट आइडियाज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन द वेरियस थिंकिंग स्टाइल। आप आइडियाज के बीच में कितनी जल्दी स्विच कर पा रहे हैं, उन दोनों आइडियाज के बीच में रिलेशन कितना जल्दी बना पा रहे हैं। वन मस्ट डेवलप वंस ऑन वे ऑफ थिंकिंग रेदर देन द नियरली थिंकिंग दैट द अदर वे डू। सिर्फ अपनी थिंकिंग पे ही रखना चाहिए, ना कि सब ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा काम करूं। वीडियो में गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की। बी क्रिएटिव, वन नीड्स टू बी विलिंग टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल। कि जब आप क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि देखिए लोग वो आइडियाज जो आज तक नहीं बने हैं उनको बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ऐसे होने चाहिए कि आप क्या ले सके, रिस्क ले सके, और जो ऑब्स्टेकल है, जो हर्डल्स है, उसको पार कर सके। बी विलिंग टू टेक रीजनेबल रिस्क। देखिए यहां पर मैंने वर्ड को करा है रीजनेबल। ऐसा नहीं है आप रिस्क लिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। आप क्रिएटिव हैं तो आप रीजनेबल रिस्क लेंगे कि हाँ ये रिस्क को मैं ओवरकम कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लिए जा रहे हैं। एंड बी विलिंग टू ग्रो, और एक शक्ति रखिए अपने अंदर कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। ट्रेट सच एज रिस्क टेकिंग, perseverance and tolerance for ambiguity that support the creative thought and the behavior। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन की इन्होंने बात करी। देखिए मोटिवेशन दो तरीके होती है, एक होती है आपकी एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो जो दूसरी टाइप की मोटिवेशन होती है दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये हमेशा आपको इंटरनली मोटिवेट करती है। इंटरनली मोटिवेट मतलब कि आप उस वर्क को क्या कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। आप किसी रिवॉर्ड या फिर प्रेशर या फिर मनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उस वर्क को एंजॉय कर रहे हो, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें, दैट इज द लास्ट पॉइंट, और इसमें यहां पर बात करी गई है एनवायरमेंट के बारे में। ए सपोर्टिव एनवायरमेंट दैट एनकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिएटिव आइडिया। अगर देखिए कोई आपका एनवायरमेंट ऐसा ठीक नहीं रहेगा जो आपको क्या करे, नर्चर करे कि हाँ ये आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपको कहीं से भी हेल्प ना मिले, एनवायरमेंट में सब आपको ब्लेम करे कि ये आइडिया बेकार है, तो वो क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, वहीं की वहीं खत्म हो जाती है।
जब आपका इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं मिलेगा तो क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नर्चर नहीं हो पाएगी। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर रहता है। नीचे हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसको जूम कर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइस इसकी बात करते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए आप इसको कीप टाइम की तरह से भी याद कर सकते हैं। K स्टैंड फॉर योर नॉलेज, P स्टैंड फॉर योर पर्सनैलिटी, T स्टैंड फॉर योर थिंकिंग स्टाइल, I स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, M स्टैंड फॉर मोटिवेशन एंड E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट। या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, KTM, पे और आई, राइट। सेम कोई भी आप कितनी भी तरीके से इसके एक्रोनिम्स बना सकते हैं, दैट इज अप टू ऑन यू। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये ऊपर के जो 5 फैक्टर है ये पर्सन सेंटर है, और जो आपका 6 फैक्टर है ये आपका कॉन्टेक्स्ट सेंटर है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।